जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब हम हिस्ट्री कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। लक्ष्य राजस्थान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बिना राजस्थान की किसी भी परीक्षा का सिलेबस पूर्ण नहीं होता, और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। देखिए, आप किसी भी परीक्षा का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, लगभग हर परीक्षा में एक आध प्रश्न इससे ज़रूर होता है। तो राजस्थान का जो एकीकरण है, ये मुख्य रूप से 7 चरणों में संपन्न हुआ था। और लेकिन जो एकीकरण हुआ, उस एकीकरण को समझने से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा, हमें परिस्थितियां समझनी होंगी कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। तो अब हम, जैसे कि किसी भी कोई घटना होती है, उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो वैसे ही हर घटना के पीछे एक पृष्ठभूमि होती है। तो जो एकीकरण की पृष्ठभूमि है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग के हिसाब से भी, और राजस्थान की हिस्ट्री के हिसाब से भी। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले एक शब्द यहाँ हम शुरू करते हैं, रियासत से। एक शब्द है जो रियासत, इसका मतलब ये है कि जो भी राजस्थान में उस समय केवल रियासतें ही थी और वंश क्रम चल रहा था, तो राजाओं का यहाँ शासन था। और पूरे भारत में 562 रियासतें थी लगभग, और उन रियासतों में अंग्रेजी जो शासन है ये अलग प्रकार से होता था, और ब्रिटिश प्रांत अलग प्रकार से शासित किए जाते थे। तो यदि मैं इसको और आपको स्पष्ट करूँ तो इसमें ये होगा कि भारत में कुछ प्रदेश ऐसे थे जो कि सीधे, जहाँ पर शासन अंग्रेजों का था, तो वो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। और जो ये रियासतें थी, इनमें इनके रेजिडेंट होते थे, और इनका अप्रत्यक्ष नियंत्रण रियासतों के ऊपर होता था अंग्रेजों का। तो रियासत और भारत, जो ब्रिटिश भारत है, इनके बीच में संबंध कहाँ स्थापित हुआ? तो देखिए, जब अंग्रेज अपना साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे, उस समय उनको साम्राज्यवाद की भूख ने इसके लिए प्रेरित किया, और एक गवर्नर जनरल आए थे, लॉर्ड वेलेस्ली। नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में आए, 1805 तक रहे। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक स्कीम लेकर के आए, उस स्कीम का नाम था सहायक संधि। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके अंदर सभी रियासतें धीरे धीरे फंसती चली गई। इसकी शर्तें ऐसी थी कि रियासतें एक दूसरे से, विदेशी जो मामले हैं उनके ऊपर उनका नियंत्रण खत्म हो गया, और उनका जो शासन है वो अपनी रियासत तक सीमित हो गया। तो एक तरीके से उनको बांध लिया गया। तो ये जो उपज है ये किसकी थी? लॉर्ड वेलेस्ली की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो वायसराय एक पद आता है। देखिए, वायसराय जो पद है, ये जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय बहुत मुश्किल से अंग्रेजों ने अपना जो शासन है वो बचाया। और इस शासन को बचाने के बाद जब क्रांति के कारणों का विश्लेषण हुआ, तो जो सत्ता है वो, उसका हस्तांतरण, जो ब्रिटिश सत्ता है, अंग्रेजों की सत्ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी, उसका स्थानांतरण क्राउन को कर दिया गया। जी हाँ, क्राउन यानी जो ब्रिटिश जो राजा या ब्रिटिश जो रानी है, रानी का जो क्राउन होता है, इसका मतलब ब्रिटिश जो शासन है उसके अधीन अब जो संपूर्ण शासन है भारत का वो दे दिया गया। और जो गवर्नर जनरल होते थे उनका नाम अब वायसराय हो गया। आगे जाकर के यही वायसराय थे जिन्होंने एक कड़ी का कार्य किया, और ये कड़ी जो होती थी, इसमें एक और होते थे रियासतें और एक और होता था वायसराय। तो इस प्रकार से जो
वायसराय थे, उन्होंने कड़ी का कार्य किया और दूसरी तरफ होते थे वायसराय के अंग्रेजी शासन। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे जैसे परिस्थितियां चली आगे, स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था और कुछ विश्व में ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिनसे धीरे धीरे अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब सत्ता का हस्तांतरण अनिवार्य है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां हैं उसमें अंग्रेजों के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर बहुत दबाव पड़ा और उसी समय लेबर पार्टी की सरकार इंग्लैंड में बनी और एटली, नाम याद रखिएगा, लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो एटली बने और उन्होंने जो बहुत समय से भारतीयों की मांग थी, स्वतंत्रता की घोषणा की और 1947 का एक्ट इसी के बाद बना। और इस एक्ट की धारा 8, दोस्तों याद रखिए, 1947 का जो अधिनियम है या जो एक्ट है उसकी धारा 8 में ये प्रावधान था कि जो सर्वोच्च सत्ता है, जो क्राउन की सर्वोच्च सत्ता चली आ रही थी 1857 से, वो अब हटा ली गई। और हटाने का मतलब ये हुआ कि जो रियासतें थी जिनके ऊपर ये क्राउन का जो सर्वोच्च सत्ता का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया और इसी के साथ ही रियासतों को यह आज़ादी दे दी गई कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी अपना विलय कर सकती हैं। दोस्तों, ये पृष्ठभूमि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पृष्ठभूमि हम अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी हमें एकीकरण पढ़ने में। तो इसी संदर्भ में रियासतों में सुगबुगाहट शुरू हो गई और धीरे धीरे से लगने लगा कि भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तभी भारत सरकार ने जान लिया था, या उन नेताओं ने जान लिया था, माउंटबेटन जो थे अंतिम अंग्रेज वायसराय, तो उन्होंने और जो कांग्रेस के नेता हैं या सभी जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने इस पर विमर्श किया और एक विभाग का गठन किया गया, रियासती विभाग। याद रखिएगा दोस्तों, रियासती विभाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके नाम के आगे जो आप ये नाम पढ़ रहे हैं, ये व्यक्ति अपने आप में लौह पुरुष की संज्ञा ही इसीलिए दी जाती है कि इन्होंने इसमें ये जो रियासती विभाग जो है ये इनको सुपुर्द किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और इन्होंने बखूबी अपना काम निभाया और आगे जा कर के लौह पुरुष की संज्ञा मिली इन्हें। तो इनका साथ दिया, इनके सहयोगी के रूप में वीपी मेनन महोदय को दिया गया। और वीपी मेनन जो हैं ये भी बहुत कुशाग्र बुद्धि थे। लॉर्ड माउंटबेटन के ये विधिक सलाहकार थे उस समय, याद रखिएगा। वीपी मेनन तत्कालीन जो वायसराय है उनके विधिक सलाहकार थे। तो इस प्रकार रियासती विभाग का गठन हुआ जिसका उद्देश्य यही था कि रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया जाए। तो रियासती विभाग द्वारा एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया कि सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप आने वाली परीक्षाओं में देखेंगे। शार्दुल सिंह, आपने नाम सुना होगा, शार्दुल सिंह, ये बीकानेर के शासक थे और इनका जो कार्यकाल है ये 1943 से 1949 तक था। इनसे पहले इनके जो पिताजी थे गंगा सिंह जी, उनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो शार्दुल सिंह जी जो है, तो जब ये वक्तव्य प्रकाशित हुआ तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमें भारत में शामिल हो जाना चाहिए। इस प्रकार से ये जो सकारात्मक संकेत है सर्वप्रथम ये शार्दुल सिंह जी ने दिए। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं नरेंद्र मंडल जो है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। माउंटबेटन ने, ये क्यों जानना जरूरी है, माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने 25 जुलाई 1947 को एक जो नरेंद्र मंडल था इसकी बैठक आहूत की। इसमें सभी जो रियासत के प्रतिनिधि थे, जो नरेंद्र मंडल के जो सभी सदस्य थे, उन्हें आमंत्रित किया गया और उन्हें कहा गया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट
पर हस्ताक्षर कीजिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। जैसे एक्सेशन एक शब्द है, आजकल हम मोबाइल यूज करते हैं, जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हमें उसे एक्सेस देना पड़ता है। एक्सेस का मतलब अनुमति। तो इसका मतलब ये था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन का मतलब है कि अनुमति देना। इसका मतलब अगर कोई रियासत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करती है तो उसका मतलब हुआ कि वह अपने आप को भारत में शामिल करने की अनुमति दे रही है। इसके बाद दूसरा जो प्रावधान था वो था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। जी हाँ, इसका मतलब ये था कि जैसे थे, तो जैसी स्थिति में रियासतें थी वो स्थिति लेने के लिए उन्हें साइन करना था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, नरेंद्र मंडल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि नरेंद्र मंडल जो है इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। नरेंद्र मंडल क्यों स्थापित किया गया था? क्योंकि नरेंद्र मंडल जो है उस समय तक जो रियासतें थी, इनके जो प्रमुख थे, उनका एक मंच नहीं था, सार्वजनिक मंच जिन पर ये बैठ सकें, बात कर सकें, अपने मुद्दों पर बात करें, ऐसा उन्हें मंच मिले। तो इसके लिए 1920 में जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटिश सम्राट थे, उन्होंने 1920 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की। और उस स्थापना के समय याद रखिएगा 120 सदस्य थे। 120 में 108 सदस्य स्थायी थे, तो 108 याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 120 सदस्य थे और 120 सदस्यों का ये सदन था और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। याद करना बहुत सिंपल है, 1920 और 120 सदस्य। इसके प्रथम चांसलर जो थे वो भी महाराजा गंगा सिंह जी थे। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि गंगा सिंह जी के बारे में बात करेंगे, तो नरेंद्र मंडल के प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए वो महाराज गंगा सिंह को बनाया गया। और ये जो नरेंद्र मंडल था, इसका सदन में एक तृतीय रूम होता था, वहां इनकी बैठकें होती थी। तो ध्यान रखिएगा, तृतीय रूम या तृतीय सदन में इनकी मीटिंगें होती थी। और जो नरेंद्र मंडल है, जैसे कि स्पष्ट है कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, तो जैसे ही वह आज़ाद हुआ तो नरेंद्र मंडल का जो औचित्य है वो खत्म हो गया और इस कारण 1947 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, नरेंद्र मंडल की जो मीटिंग है ये बुलाई गई माउंटबेटन द्वारा और उन्हें ये कहा गया कि आप ये दोनों जो प्रस्ताव हैं इन पर साइन कीजिए। फिर हम बात करते हैं शार्दुल सिंह जी की। जी हाँ, शार्दुल सिंह मैंने आपको यहाँ बताया था। तो शार्दुल सिंह जो हैं ये बीकानेर के शासक बने महाराजा गंगा सिंह जी के बाद। तो इनको यहाँ हाईलाइट करने का मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ प्रश्न हैं जो इनसे संबंधित हैं, जो मैं यही क्लियर कर देता हूँ। जब हम बीकानेर राज्य का इतिहास पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें हम दोबारा पढ़ेंगे ताकि आपको इसका ये रिवाइज हो जाए और अच्छे से कंफर्म हो जाए। लेकिन यहाँ भी इनका उल्लेख करना जरूरी है। शार्दुल सिंह जो हैं, इन्होंने सबसे पहले, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए 7 अगस्त 1947 को। इनका कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि इन्होंने पेरिस जो मीटिंग हुई थी, पेरिस जो सम्मेलन हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया। लीग ऑफ नेशंस में भी इन्होंने भाग लिया 1924 में। इसके अलावा इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था इसमें बहुत बहादुरी से ये लड़े। ईरान, मिडिल ईस्ट और बर्मा जैसे देशों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी अंग्रेज सरकार को और इस कारण से इन्हें एक सम्मान मिला, पेज ऑफ ऑनर। पेज ऑफ ऑनर होता है, ये एक सम्मान है किसी सैनिक के लिए, ब्रिटिश सैनिक के लिए। तो चूंकि उनकी तरफ से लड़ रहे थे उन्हें ये सम्मान मिला। और एक रियासत थी लुहारू। जब रस्साकसी का दौर चल रहा था तो बीकानेर रियासत
ने भी जो लुहारू है इस रियासत को अपने प्रभाव में लिया। और जब विभाजन के समय दंगे हुए उस समय लुहारू के जो अल्पसंख्यक लोग थे उन्हें शार्दुल सिंह जी ने प्रश्रय दिया, सुरक्षा प्रदान की। और एक लुहारू जो है इन्होंने भी सहमति दे दी थी बीकानेर में सम्मिलित होने के लिए, परंतु भारत सरकार ने यह प्रस्ताव नहीं माना और इसका विलय बीकानेर में नहीं किया। ये अलग बात है, लेकिन जो शार्दुल सिंह हैं इन्होंने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाया सबसे पहले हस्ताक्षर करके। तो ये बात चल रही थी बीकानेर रियासत की। इसके साथ साथ ही हम एक बात कर लेते हैं धौलपुर की। धौलपुर के तत्कालीन शासक थे उदयभान सिंह, और धौलपुर जो है इनके जो शासक है उदयभान जी, इनके मन में थोड़ा सा संशय था। और ये संशय या इनके दिमाग में ये जो संशय डाला, या जिसे हम कह सकते हैं बीज जो है ये इनके दिमाग में डाला। यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो भोपाल के नवाब ने धौलपुर के शासक जो उदयभान जी थे उनको प्रयास किया, उनको समझाया कि हम पाकिस्तान में विलय करें या अपना पृथक अस्तित्व रखें। भोपाल नरेश ये चाहता था कि भोपाल से लगने वाले सारे राज्य जो पाकिस्तान तक जाते हैं या तो पाकिस्तान में मिल जाएं या उनका स्वतंत्र अस्तित्व हो जाए, ताकि भोपाल से पाकिस्तान तक इनको कॉरिडोर मिले और ये स्वतंत्र हों। तो ये सारी जो जड़ें हैं षड्यंत्र की ये भोपाल से थी। और इन जितने भी षड्यंत्र हुए भारत के खिलाफ, इन सभी षड्यंत्रों में जो पाकिस्तानी गवर्नर जनरल बनाए गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनका पूरा सहयोग था। उन्होंने पूरी कोशिश की कि कैसे भी ये रियासतें हैं या तो स्वतंत्र हो जाएं या पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं। तो इस प्रकार से धौलपुर, ये जो बीज इनके दिमाग में डाल दिया गया, तो धौलपुर के शासक जो थे उदयभान जी, इन्होंने जोधपुर और उदयपुर के शासकों को भी इस बारे में उन्होंने बात की। जोधपुर के शासक जो हनुमंत सिंह जी थे, इनके दिमाग में भी थोड़ी सी ये बात जमी और इन्होंने एक पत्र लिख दिया उदयपुर के शासक को। उदयपुर के शासक उस समय थे भोपाल सिंह। ये मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम एकीकरण पढ़ेंगे तो ये नाम फिर से आएंगे, तो जब ये दोबारा आएंगे नाम तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जो उदयभान जी थे उन्होंने इनको मना लिया, मतलब बात करने के लिए राजी कर लिया। तो जोधपुर नरेश ने एक पत्र लिख दिया उदयपुर को कि सम्मिलित हुए, अपन मिलें बैठें। लेकिन उस समय एक पत्र था, उसका जवाब ऐसा दिया गया मेवाड़ द्वारा कि जो मेवाड़ की जो प्राचीन काल से जो सम्मान था वो बना रहा। और उन्होंने कहा कि यदि ये जो विलय है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे विलय का जो निर्णय है ये तो हमारे पूर्वजों ने ही कर दिया था। अगर हम अपनी स्थिति से डगमगाते, उनका संदर्भ ये था कि अगर हम समझौतावादी होते तो हमारे पास हैदराबाद से भी बड़ी रियासत होती। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें भारत में ही विलय होना है। तो दोस्तों, इस प्रकार धौलपुर के जो नरेश थे उनका दाव यहाँ नहीं चला और ये जो षड्यंत्र है ये रुक गया वहीं। इसके बाद जैसे ही आज़ादी की घोषणा हुई, उस समय जयपुर पहली रियासत थी जिसने ये कहा कि हम भारत में सम्मिलित होंगे। तो जयपुर के साथ साथ ही एक होड़ लग गई सभी रियासतों में राजस्थान भारत सरकार में सम्मिलित होने की। यह जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम की जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है जिन्हें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक पुस्तक वीपी मेनन ने लिखी और पुस्तक का नाम था ए स्टोरी ऑफ इंडियन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित जो लेख है या पुस्तक है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। इन्हें याद करना बहुत सिंपल है दोस्तों। कैसे कि जो इंडियन स्टेट्स, ए स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन मतलब मिलना, सम्मिलित होना। इंडियन स्टेट्स, तो यहाँ जो राइटर है इस बुक के ये कौन है?
इनके जो राइटर हैं ये भी एक इंडियन है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इस बुक के राइटर हो जाएंगे वीपी मेनन। और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रियासती विभाग के जो प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पास तो इतनी फुर्सत नहीं थी, तो उन्होंने मेनन जी को कहा कि आप ये सारी घटनाएं इसको लिख दो, नहीं तो लोग भूल जाएंगे कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने बैठ के एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का क्या नाम है, ए स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक पुस्तक लिखी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ये याद करना उससे भी सरल है, क्यों? क्योंकि पावर किसके पास था? पावर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और ट्रांसफ़र कौन करेगा? जिसके पास पावर होगा। तो जो इस पावर का जो ट्रांसमिशन है ये किसने किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ये जो पुस्तक है इसका जो प्रकाशन है ये किया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रकार जब सारे दरवाजे बंद दिखे धौलपुर को तो और जोधपुर को, तो धीरे धीरे भोपाल, जोधपुर ये सब सम्मिलित होते गए और ये खबर पहुंची उदयभान जी के पास। उदयभान जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मजबूरन फिर उन्हें हस्ताक्षर करने पड़े और यह हस्ताक्षर हुए 14 अगस्त 1947 को। देखिए दोस्तों, 7 दिन में आदमी का सम्मान कितना बढ़ा और कितना कम हुआ। 7 दिन शार्दुल सिंह जी ने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और 14 तारीख को धौलपुर नरेश समझ गए कि अब कोई चारा नहीं है और भलाई इसी में है कि हम भारत में सम्मिलित हों। तो इस प्रकार धौलपुर भी 14 अगस्त 1947 को भारत में इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत में सम्मिलित हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार घटनाक्रम आगे चलता है। यहाँ भारत सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया कि सभी रियासतों में खलबली मच गई। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा कि केवल वही रियासत स्वतंत्र रहेगी जिसकी आबादी 10 लाख हो कम से कम और जिसकी आय 1 करोड़ रुपए हो। तो ये जो निर्णय था इसने सभी छोटी रियासतों को खतरे में डाल दिया, जो अपना स्वतंत्र सपना देख रही थी, अलग अलग राजा बनने का, राज्य बनाने का, देश बनाने का। वो सभी खटाई में पड़ गए उनके सपने। क्यों? कि उस समय राजस्थान में केवल 4 ऐसी रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा कर रही थी, 3 पूर्व और 1 नेर। देखिए, ये 4 रियासतें याद करने से पहले मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। अगर हम थोड़ा सा तर्क शक्ति से, तर्क को यदि हम काम में लें, दिमाग को काम में लें, लॉजिक यदि हम लगाएं, तो मैं आपको कहूं कि सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप कहेंगे जयपुर। और मैं ये कहूं कि सबसे बड़े 3 शहर बताइए जिनमें पुर लगा हो, तो आप कहेंगे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो सिंपली जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, केवल एक जोड़ देनी है हमें, बीकानेर। तो इस प्रकार 4 ही ऐसी रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा कर रही थी। इसलिए जो छोटी रियासतें हैं उन्होंने अपने आप आपस में मिलकर के संघ बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। और इस प्रकार जो प्रयास हैं वो एक बार हम बहुत क्विकली देख लेते हैं। कोटा, देखिए कोटा के नरेश उस समय थे भीम सिंह। तो भीम सिंह ने प्रयास किया कि सभी जो रियासतें हैं उनको मिलकर एक संगठन बनाया जाए। इनका प्रयास असफल रहा, तो इन्होंने हार करके एक और संघ बनाने का विचार किया। उसका संघ का नाम होना था हाड़ौती संघ, लेकिन यह भी असफल रहा। इसके बाद जो भोपाल सिंह हैं, उदयपुर के शासक, इन्होंने भी एक प्रयास किया कि राजस्थान संघ बनाया जाए, परंतु ये भी असफल रहे। इसके पश्चात मानसिंह द्वितीय, जो कि राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज प्रमुख भी थे, क्योंकि उसके बाद में राज्यपाल का पद शुरू हो जाता है, तो उन्होंने भी प्रयास किया कि ऐसा कोई संघ बनाया जाए। और उसमें उनके साथ थे वहाँ के वीटी कृष्णामाचारी, जो कि प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने एक प्रस्ताव दिया। इन्होंने कहा
कि एक तो उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा और पुलिस, ये तीनों विभाग भारत संघ को दे दिए जाएं और इस प्रकार से एक संघ का निर्माण हो, एक राज्य का निर्माण हो, परंतु यह भी असफल रहे। इसके बाद डूंगरपुर के जो महारावल हैं लक्ष्मण सिंह, इन्होंने भी प्रयास किया परंतु ये भी असफल रहे। इन्होंने वृहद डूंगरपुर का प्रयास किया था लेकिन वो असफल रहे। यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें दो कारण हैं, एक तो आपको थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी मिले डिटेल से, और दूसरा ये जो नाम है बार बार आ रहे हैं, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह और लक्ष्मण सिंह, ये हम जब एकीकरण पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो ये हमें रिलेट करेंगे, यह वीडियो हमें उस वीडियो से जोड़ेगा और हमें उस वीडियो की विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो दोस्तों इसके बाद घटनाक्रम आगे चलता है। अलवर और भरतपुर जो है वहाँ पर मेव जाति का अस्तित्व है, तो मेवों ने जो हरियाणा की तरफ के जो इलाके हैं उसको मिलाकर के एक मेव स्थान बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन कर दिया और इस कारण से जो अलवर के जो राजा थे तेज सिंह और भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह, इन दोनों ने इस आंदोलन को दबाया और इस कारण से स्थितियां बहुत बिगड़ गई और अंततः यहाँ से राजस्थान के एकीकरण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरण हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे, उनको याद कैसे करना है, क्या ट्रिक्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये जो एकीकरण और ये जो पृष्ठभूमि का वीडियो है यदि आप ये देख लेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपको यह टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और रिवाइज के लिए केवल आप इस वीडियो को एक बार और देख लें और इस वीडियो की जो नोट्स जो हैं वो पीडीएफ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवाऊंगा, तो इसके जो आज का जो वीडियो है इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। और दोस्तों लक्ष्य राजस्थान चैनल, हमारा यही प्रयास है बारंबार कि हम कंटेंट उपलब्ध करवाएं, बहुत अच्छे से समझाएं और सभी इम्पोर्टेंट हो और वीडियो शॉर्ट और स्वीट हो, अच्छा हो, मैटर अच्छा हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आपको और कुछ इसमें कमी लग रही हो तो निश्चित रूप से आप बताइए। मैं और कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो और अच्छे बनाए जाएं और इस प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।